हेलो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मिसलिनियस एक्सरसाइज 3D ज्योमेट्री की। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है और एक्सरसाइज शुरू करने से पहले एक छोटा सा सजेशन, इन वीडियो लेक्चर्स को आप सीरियल वाइज सीक्वेंस में देखिएगा बेटा, जिससे आपके फंडामेंटल्स कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग हो जाएं। क्योंकि क्वेश्चन को करते वक्त बहुत छोटी छोटी बातें मैं बताता हूं जो आपके कॉन्सेप्ट को सुपर स्ट्रांग बना सकती हैं। उसके बाद हर सवाल निकलेगा और मैथ्स करने का एंजॉयमेंट ही अलग होगा। अगर आप बीच बीच से वीडियो देखेंगे, कुछ देखा कुछ नहीं देखा, तो कई बातें आपसे छूट जाएंगी, वो अच्छा नहीं होगा। तो उम्मीद है आप बात को समझ गए होंगे। चलते हैं हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज में और इसका पहला क्वेश्चन लेते हैं जो कि बहुत सरल है। ये रहा इसका पहला क्वेश्चन बेटा। शो दैट द लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट 2 1 1, ये समझ लीजिए ऐसे कुछ है। जहां तक संभव होगा मैं ओरिजिन है और ओरिजिन 0 0 0 रहता है, ये वैल्यू है। कोई पॉइंट है, समझ सपोज करिए 2 1 1, ये साहब पॉइंट P है। इज परपेंडिकुलर टू द लाइन डिटरमाइंड बाय द पॉइंट्स दिस वन एंड दिस वन। एक लाइन भी है और परपेंडिकुलर, यानी कोई लाइन L ऐसे जा रही होगी जो इसके परपेंडिकुलर है। और लाइन L का जो dr है, इसकी बात है हम लोग करें, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन। तो जो लाइन जा रही है इसके drs क्या हो गए, 4 में से 3 घटा दो। आप जानते ही 2 पॉइंट अगर हमारे पास होते हैं और इनके drs निकालने हैं तो b में से a घटा दीजिए, a में से b घटा दीजिए, डायरेक्शन रेशियोज मिल जाते हैं। तो 4 4 माइनस 3 3 माइनस 5 और माइनस 1 माइनस 1, तो ये dr हो गए 1 माइनस 2 और ये वैल्यू हो गई 0। ये drs हो गए किसके साथ, लाइन के। यहां पे ऐसा ब्रैकेट नहीं लगाना चाहिए, लगाते भी हैं तो थोड़ा ऐसा ब्रैकेट लगाते हैं इसमें। वैसे तो ये लिख दिया, काफी आप समझ रहे होंगे। 1 माइनस 2 0 इज द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन। और ये जो पॉइंट है ये OP वेक्टर, इसके drs क्या होंगे भाई, पोजीशन वेक्टर 2 1 1 है तो यही इसके drs होते हैं 2 1 1 पोजीशन वेक्टर के। तो drs ऑफ द पॉइंट, drs ऑफ द पॉइंट P अगर बोल रहे हो तो ठीक है, वरना पॉइंट ही लिख देते हैं। वो साफ हो जाएंगे 2 माइनस 0 1 माइनस 0 1 माइनस 0, यानी 2 1 1। तो ये drs इसके, ये drs इसके परपेंडिकुलर शो करने के लिए हमें क्या शो कर देना चाहिए, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। अगर हमारे पास दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो ये a1 a2 a1 b1 c1 a2 b2 c2, तो 1 इंटू 2 ब्रैकेट यूज कर देते हैं, चलिए, प्लस b1 हो गया माइनस 2 और b2 हो गया 1, c1 हो गया 0 और c2 हो गया 1। देखते इसका रिजल्ट कितना आता है, ये रहा 2, ये रहा माइनस 2, ये रहा 0, इसका रिजल्ट 0। हेंस दे आर परपेंडिकुलर। प्रूव्ड या जो भी है, शोर्ट जो भी लिखना चाहिए, वो काम खत्म हो गया। ये पहला सवाल देखिए कितना आसान था। इस तरह से सारे सवाल आसान। अगर आप वीडियो लेक्चर्स लाइन से देख रहे हैं, सब सवाल मक्खन। आइए चलते हैं दूसरे मक्खन को निपटाते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। इफ L1 M1 N1 and L2 M2 N2 are the DC's direction cosines of two mutually perpendicular lines। ठीक है, कोई दो लाइनें हैं, डायग्राम बना दो जिससे आप पकड़ पाए बात। इसको मैं L लिख देता हूं, L1 M1 N1, ये रहा L2 M2 N2, और दोनों की दोनों कैसी हैं, परपेंडिकुलर। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। L1 M1 M1 and L2 M2 N2 are the direction cosines of the two mutually perpendicular lines। First class, show that the direction cosines of the line perpendicular to both of these are this one। यानी इस L1 L2 के जो परपेंडिकुलर लाइन होगी उसके DCs जो होंगे वो ये होंगे। ठीक है, निकाल देंगे। अब हमें तो क्रॉस प्रोडक्ट से पता ही है कि अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर चाहिए तो L1 क्रॉस L2 ले लेना चाहिए हमको। तो L1 वेक्टर अगर मैं बात करूं drs की बात करते हुए, तो इसके DCs तो मैं दे ही रखे थे, तो मुझे क्या कर देना चाहिए, मुझे वेक्टर लिख देना चाहिए। एक L1 वेक्टर लिख देता हूं, इसके DCs पता है
डायरेक्शन कोसाइंस, तो L1 I कैप, M1 J कैप और क्या था N1 K कैप। इसी तरह मैं L2 की लाइन का डायरेक्शन लिख देता हूं, डायरेक्शन वेक्टर या बी वेक्टर जो भी बोले। अगर ये लाइन है तो अगर आप इस लाइन को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए समझिएगा, a प्लस लैम्डा बी सपोज करिए, तो ये b वाले वेक्टर्स हैं, b के डायरेक्शन कोसाइंस हैं। मैंने शो कर दिया L1 L2 से, आप समझ पा रहे होंगे। L2 L1 का मतलब वही है कि ये b1 वाले वेक्टर हैं और ये b2 वाले वेक्टर हैं। पकड़ में आ रही है बात ना, ये b1 हो गया और इसको आप मान लीजिए इसी तरीके से R इज इक्वल टू A2 प्लस म्यू B2, B के पैरेलल होती है लाइन, तो B1 B2 भी कह सकते हैं। जैसे आप कंफ्यूज ना हो कि L1 कहने का मतलब क्या हो गया। अब यहां बात करते हैं तो L2 I कैप, M2 J कैप प्लस N2 K कैप, बहुत सुंदर बात। अब मैं अगर B1 क्रॉस B2 निकाल लूं तो मुझे वेक्टर मिलेगा जो L1 L2 दोनों के परपेंडिकुलर हो। L1 क्रॉस L2 आपकी तरफ निकलता हुआ वेक्टर मिलेगा, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ले रहा हूं। तो इसको लेते हैं आप कैसे, I J K, है ना बच्चों, और यहां वाली वैल्यू लिखोगे L1 M1 N1 L2 M2 N2। अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। यहां आ गए, फर्स्ट क्लास। आगे चलते हैं, I कैप, रो और कॉलम खत्म, M1 N2 माइनस N1 M2 माइनस J कैप, रो कॉलम L1 N2 माइनस L2 एंड N1, L1 N2 और फिर L2 N1, फिर प्लस K कैप लिख देता हूं और K कैप में आ जाइए, रो और कॉलम गया, L1 M2 माइनस L2 M1। ये देखिए, ये आपको एक वेक्टर मिला जो B1 क्रॉस B2 के परपेंडिकुलर है, और ये कुछ ऐसा ही कह रहे थे शायद। ये देखिए कि डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर बोथ ऑफ दीज आर M1 N2 माइनस M2 N1, ऐसे करके। तो इसके डीसीज निकालते हैं पहले हम लोग। अब बेटा देखिए, ये डिटरमिनेंट्स ओपन कर दी, ये वैल्यू आ गई। इस वैल्यू के बाद मैं इसको प्लस कर लेता हूं, माइनस कॉमन लेके, M1 N2 माइनस N1 M2 प्लस J कैप, माइनस अंदर कर दिया, तो L2 N1 माइनस L1 N2 प्लस K कैप L1 M2 माइनस L2 M1। और ये देखिए DCZ है, ये देखिए M1 N2 माइनस N1 M2, L2 N1 माइनस L1 N2, फिर L1 M2 और L2 M1, ये DCZ आ गए। ये DCZ क्यों? क्योंकि ये जो लिए थे ये यूनिट वेक्टर थे भाई। LMN जो होता है अगर वो DCZ है तो ये वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर। एक यूनिट वेक्टर का दूसरे यूनिट वेक्टर से हमने क्रॉस लिया है, तो इसका रिजल्ट भी क्या आएगा, वो यूनिट वेक्टर ही आएगा। दो यूनिट वेक्टर का क्रॉस लोगे तो उसका मैग्नीट्यूड यूनिटी वेक्टर आएगा। तो ये यूनिट वेक्टर मिला B1 क्रॉस B2, तो ये इसके डीसीज बन गई। मैं ये क्यों चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि नॉर्मली जब हम ऐसे लिखते हैं IJK तो इसको हम बोलते हैं DRs। अगर ये DC है तो ये यूनिट वेक्टर होना चाहिए, है ना। तो इसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि ये जो B वेक्टर था, क्योंकि ये डायरेक्शन कोसाइंस थे, तो ये बेसिकली B कैप है और ये बेसिकली B2 कैप है, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइंस लिखे हैं। जब हम B कैप क्रॉस B2 कैप करेंगे, यहां पर समझ रहे होंगे उम्मीद करते हैं, तो इसका रिजल्ट मान लीजिए कोई C वेक्टर मिलता है, तो वो भी C वेक्टर यूनिटी वेक्टर ही होगा। भाई आपको और थोड़ा समझा देता हूं जिससे बात पूरी पकड़िए, कॉन्सेप्ट बिल्डअप कीजिए। देखिए कहीं पर हमने लिखा, यहां पे जो लिखा था उसी की बात लेते हैं। मान लीजिए आप लेंगे B1 वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट B2 वेक्टर, तो नॉर्मली क्या लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ B1 वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ B2 वेक्टर, फिर सपोज करिए साइन थीटा लिखते हैं, और एक वेक्टर लिखते हैं जिसके परपेंडिकुलर हो। ऐसे ही तो लिखते हैं। तो ये B1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, B2 की वैल्यू फिर 1 हो जाएगी। B1 क्रॉस B2 लिखे हुए हैं, ये दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, तो थीटा 90 हो जाएगा। यहां देखिए इस केस में तो ये हो गई 1, ये हो गई 1 और ये साइन 90 हो गया 1।
पूरा फंडा पकड़ो, तो ये पूरी वैल्यू 1 हो गई, तो ये यूनिटी वेक्टर ही मिलेगा, यूनिट वेक्टर। तो अगर दो यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आप ले रहे हैं और वो दोनों यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, तो उसका रिजल्ट भी यूनिटी वेक्टर मिलता है। ये नहीं समझना है कि दो यूनिट वेक्टर को कभी भी क्रॉस ले तो यूनिट वेक्टर मिलेगा ना, दो परपेंडिकुलर होंगे तो रिजल्ट आपको यूनिट वेक्टर मिलेगा, वरना साइन थीटा की कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी। इस समय इस केस में 1 आ रही है, उस केस में अब कुछ भी आ सकती है, 1/3 आ सकती है, कुछ भी आ सकती है, तो यूनिटी वेक्टर नहीं मिलेगा। तो मैं जो बोल रहा हूं फिर से एक्सप्लेन मार देता हूं। अगर B1 एंड B2 यूनिट वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो भी एक यूनिट वेक्टर होगा जो परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ द वेक्टर्स होगा। सी कैप B1 B2 के परपेंडिकुलर है, और B1 यूनिट वेक्टर और B2 वेक्टर अगर ये परपेंडिकुलर नहीं है, नॉट परपेंडिकुलर, तो उस केस में B1 क्रॉस B2 आपका कोई सी वेक्टर होगा, आपका यूनिट वेक्टर नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए इतनी चर्चा कर रहा हूं, वरना तो कई जगह तो बताते ही नहीं है। ये आप समझ पाए ना। तो इस क्वेश्चन में वापस आते हैं और समझते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए यहां बोला गया था कि दोनों जो वेक्टर्स हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। देखिए इस वजह से हमें ये शो करने की आवश्यकता नहीं, B1 क्रॉस B2 लेंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो सी कैप मिल गया हमको। इसलिए जो लिखा है इसको हम डायरेक्शन कोसाइंस कह पाए। ये अंदर तक समझिए बात, जिससे कोई सवाल हिले ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस हुज डायरेक्शन रेशियोज आर ABC एंड B-C, C-A, A-B। आप जानते हैं कि कोई दो लाइंस का dr हमारे पास अगर A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2 हो, तो cos थीटा का जो फॉर्मूला इस्तेमाल करते हो, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर फिर A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर आप यूज करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू में। तो ये यहीं पे फॉर्मूला लगा देंगे, देखें क्या रिजल्ट आता है। तो लिख दिया cos थीटा A1 इंटू A2, तो ये रहा A1 B1 C1, ये रहा A2 B2 C2। ठीक है बच्चों। तो A इंटू B माइनस सी प्लस B इंटू C माइनस ए प्लस C इंटू ए माइनस बी। साइक्लिक ऑर्डर में इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 भी, देखिएगा। तो आगे जो लिखा हुआ है खैर मैं लिख देता हूं एक बार। ये हो गया साहब A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर और फिर अंडर रूट में B माइनस C का होल स्क्वायर, B माइनस C का होल स्क्वायर प्लस C माइनस A का होल स्क्वायर प्लस A माइनस B का होल स्क्वायर। अब देखिए ऊपर वाली जो वैल्यू है न्यूमिनेटर AB माइनस AC प्लस BC माइनस BA प्लस CA माइनस CB। नीचे जो डिनोमिनेटर था उसको मैंने छोड़ दिया अभी लिख के, क्योंकि ऊपर की वैल्यू 0 हो जाने वाली है। तो AB से AB देखिए कट गया, AC से AC कट गया और BC से BC कट गया। तो न्यूमिनेटर 0 है तो ये वैल्यू 0 हो गई, यानी इनके बीच का एंगल cos थीटा इज इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब क्या हो गया साहब? इसका मतलब हो गया थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ये इसका आंसर आ गया। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3 कर सकते हैं। बहुत ही आसान, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। चलते हैं एग्जाम क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये देखिए साहब, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अरे ये तो देखिए आप, ये मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाए O X Y Z। अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूं, इसके डायरेक्शन रेशियोज की, तो क्या कोई भी पॉइंट ले लो, इसमें मान लीजिए लिया A0 0, भैया ऐसे ही तो लोगे कोई पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, और ये होता है ऑलरेडी 0 0 0। तो
तो इसके डीआरस क्या हुए, डीआरस ऑफ OX या एक्स एक्सिस वो हो गए आपके A00। तो एक्स एक्सिस ये डीआरस डायरेक्शन के लिए हैं। अब कोई भी लाइन जो पैरेलल हो एक्स एक्सिस से उसके डीआरस यही रहने वाले हैं। यही का मतलब है ए का मल्टीपल करेंगे लेकिन 0 मेंटेन रहेगा। ऊपर से क्या कह रहे हैं ये कि ओरिजिन से पास हो, तो साहब ओरिजिन से पास हो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो एक्स एक्सिस खुद ही हो गई, क्योंकि इसके पैरेलल कोई लाइन लेने जाएंगे तो वो ओरिजिन से कहां जाएगी, ओरिजिन से जाने के लिए एक्स एक्सिस ही होगी तभी तो ओरिजिन से निकलेगी, नहीं जाएगी नहीं। तो इनका मतलब है कि जो लाइन है वो एक्स एक्सिस ही है। बात पकड़ में आ रही होगी। अब हमें समझ में ये आया कि यहां पर जो डीआरस हैं वो A00 जैसे हमने लिखे थे, तो A का कोई भी प्रोपोर्शनेट वैल्यू ले सकते हैं आप। तो प्रोपोर्शनेट वैल्यू में अगर मैं चाहूं तो A से डिवाइड मार दूं, इसको मार सकते हो नहीं मार सकते हो, तो A से, क्योंकि A तो अननोन थी हमने जो वैल्यू मानी थी, तो इसके डीआरस को 100 भी लिखा जा सकता है, ये तो प्रोपोर्शनेट है। तो A00 की जगह 100 हो गए। कोई 1 पॉइंट ले लो, 2 पॉइंट ले लो, 3 पॉइंट ले लो, कुछ भी लिख दो, प्रोपोर्शनेट होते चले जाएंगे। तो हम बड़ी आसानी से किसको क्या लिख सकते हैं, देखिए x/1 y/0 और z/0। आपको मालूम था ना, 2 पॉइंट से पास होने वाली, 1 पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन का फॉर्मूला x - x1 अपॉन, याद दिला दूं, a, y - y1 अपॉन b और z - z1 अपॉन c, जहां पर x1 y1 z1 पॉइंट्स थे जिससे लाइन पास हो रही है, z1 अच्छे से लिख दूं, लाइन पास हो रही है और ABC उसके डायरेक्शन रेशियोज हैं। तो यहां पर x1 y1 z1 क्या है, 0 पकड़ लो, इससे पास हो रही है। और डीआरस किसके है, 100, तो इसको लिख दिया x - 0 अपॉन 1, y - 0 अपॉन 1 और z - 0 अपॉन, ये 0 है नीचे 0, तो ये हो गया x/1 y/0 और z/0। ध्यान रखिएगा, पहले भी बता चुके हैं कि इसको y/0 को इन्फिनिटी नहीं समझ लेना है ना, ये लिखने का एक तरीका है। z/0 को इन्फिनिटी नहीं समझ लेना है दिमाग लड़ाते हुए, इसको ये नहीं समझना है, ये समझना है कि ये ओरिजिन से पास हो रहे हैं, उनके डीआरस, या इस समय अगर हम यूनिट वेक्टर ले रहे हैं तो डायरेक्शन कोसाइन से इसके 100 खड़े हो जाएंगे। ये इक्वेशन ऑफ द लाइन हो गई। एक्स एक्सिस की लाइन की इक्वेशन आपके सामने है, तो इस तरह इसको कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आओ, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 बेटा। अब इसको देखिए कैसे करेंगे। इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ABCD, B, कोई ABCD ऐसे बना लेते हैं, जैसे डायग्राम बनाओ ना तो आपकी समझ में आएगा बेटा, ABCD, और पॉइंट जो दे रखे देखिए लिख देते हैं 1 2 3, और B है 4 5 7, C है -4 3, -6, और D है हमारे पास 2 9 2। उम्मीद है सब बराबर लिखा है। देन फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस AB एंड CD। अच्छा, तो ये ABCD ऐसे नहीं है, CD इसको क्रॉस करके जा रहा है। तो ये जो डायग्राम बना है इस डायग्राम को दुरुस्त करना होगा, वरना ये कुछ और बनता दिख रहा है। तो मैं इसको उड़ाता हूं, और ये देखिए AB ऐसे है और CD मैं पॉइंट बना देता हूं, C इधर और D इधर, ऐसे। इसको हटाने के लिए मुझे इस तरह का प्रयोग करना पड़ेगा। गायब हो गया क्या, आ जाओ भाई। ये देखिए, तो C और D लिख देता हूं। C कहां पहुंचे भाई, -4 3 -6, और यहां D की वैल्यू थी 2 9 2। अब ये क्या कह रहे हैं कि देन फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस AB एंड CD। ये एक्यूट एंगल थीटा निकालने की बात कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, डीआरस निकाल लो भाई, उसी से तो करते हैं। AB का डीआर निकाल लेते हैं, ABCD है ना, तो AB का निकालोगे तो 4 में से 1 गया, B में से 1 घटाते हो, डीआरस ऑफ वेक्टर AB लिख दो। तो 4 - 1 3, 5 - 2 3, 7 - 3 4। इसी तरह से डीआरस निकाल लेते हैं किसके,
ऑफ सी डी, तो डी माइनस सी, तो डी है 2, 2 में से -4 गया तो आ गया 6, फिर 9 में से 3 गया 6, फिर 2 में से -6 गया तो 8। देखिए दोनों प्रोपोर्शनेट हैं, ये 3/6 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 4/8। आपको मालूम है जब कोई डायरेक्शन रेशियोज आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं तो कहानी क्या होती है, दोनों वेक्टर्स पैरेलल होते हैं। इसका मतलब है इनके बीच का एंगल जो थीटा है वो 0 डिग्री आ जाएगा, तो 0 डिग्री इज द आंसर। ये दोनों लाइन कट ही नहीं कर रही हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में। मान लीजिए ए बी ऐसे होगी, अगर मैं लिखूं तो सी डी भी आप ऐसे बना दीजिए, इस तरह से सी डी बना दी, दोनों पैरेलल है, कोई भी एंगल इसके अंदर नहीं है, थीटा 0 डिग्री है। चलते हैं अगले सवाल पर। तो बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही आसान सवाल। ये देखिए, अब इसमें बोला गया है इफ द लाइन्स, एक लाइन ये है दूसरी लाइन ये है, आर परपेंडिकुलर, ये कैसी हैं, आपस में परपेंडिकुलर है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के। ठीक है साहब, कोई भी परपेंडिकुलर लाइन होती है तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0। a1 b1 c1 और a2 b2 c2 उनके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। तो पहले वाले का डायरेक्शन रेशियोज देखिए, x y z सबके कोफिशिएंट पॉजिटिव 1 है, यानी सीधे इसको ले लोगे क्या, a1 b1 और c1, कोई टेंशन नहीं। बाजू में सेकंड वाली लाइन में भी x y z के पॉजिटिव 1 है, तो ये a2, ये b2 और ये c2, बिल्कुल क्लियर। अब वैल्यू रख दो, -3 इंटू 3k प्लस 2k इंटू 1 प्लस 2 इंटू -5, क्योंकि ये परपेंडिकुलर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वल टू 0, तो a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 वगैरह वगैरह। ये हो गया -k प्लस 2k -10 इज इक्वल टू 0। ये दोनों मिलके हो गए -7k, और ये -10 था जो कि इधर अगर लिखे रहने दो, इधर ये हो गई, ये वैल्यू हो गई 0। 7k को उधर ले जाएंगे, बचेगा -10, और यहां से आप समझ गए कि k की वैल्यू हो जाएगी -10/7। बस ये आंसर आ गया। इसमें है क्या, इट इज सो सिंपल, बहुत आसान है। ये देखिए, बहुत आसान सवाल था और आसानी से लग गया। चलते हैं अगले सवाल पर, आइए क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, देखते हैं इसको। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू, इस पॉइंट से पास हो रहा है, इसको ए पॉइंट बोल देते हैं, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अच्छा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। देखिए, जब आप इस तरह का प्लेन लिखते हो, i प्लस 2j -5k, और चाहो तो इसको -9 लिख दो। ठीक, ये देखिए ये फॉर्मेट है ना, इज इक्वल टू डी, इस तरह का प्लेन लिखा हुआ है। तो ये प्लेन के नॉर्मल वेक्टर है। ये जो वेक्टर है किधर रहता है, प्लेन की नॉर्मल डायरेक्शन में, और ये क्या है, लाइन किधर है, इसके परपेंडिकुलर। तो देखिए समझिए, ये देखिए कोई प्लेन है और इसका नॉर्मल वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो ये वेक्टर है बेटा, ये n लिख देता हूं समझाने के लिए। ठीक, और ये लाइन जो है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, तो लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगी तो ये रही लाइन जो पैरेलल हो जाएगी n वेक्टर के। भाई तभी तो परपेंडिकुलर टू द लाइन है, देखिए प्लेन तो ऐसा ही है ना, तो यानी इसके पैरेलल हो गई, बस काम खत्म हो गया। आप ये जानते थे r इज इक्वल टू a प्लस लेमडा बी, इक्वेशन ऑफ लाइन जो कि पास करती है, पासेस थ्रू पॉइंट a एंड पैरेलल टू b वेक्टर, पैरेलल टू वेक्टर b। अब आप जान ही गए हैं तो r लिख दो, a ये पॉइंट हो गया, तो i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लेमडा, और b वेक्टर तो यही n के पैरेलल हो गई, ये देखिए पैरेलल है ना ये n के, तो बस ये b वेक्टर हमारा क्या हो गया, n के पैरेलल। तो ये साहब i कैप प्लस 2j, फिर ये था -5k कैप,
और देखिए यही आपका आंसर आ गया, आई प्लस 2j प्लस 3k प्लस लेमडा आई प्लस 2j माइनस 5k, दिस इज योर आंसर। ये आपका साहब आंसर हो गया। देखिए कितना इजी, इसमें कुछ भी नहीं है, लॉजिक थोड़ा समझना था। लॉजिक में क्या कॉन्सेप्ट अगर बच्चे के क्लियर है तो जान ही रहा है कि एन किधर है, एल किधर है, बी किधर है, बस इस तरह से सवाल हो जाता है। चलते हैं अगले सवाल पर। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, प्लेन की इक्वेशन चाहिए, पासिंग थ्रू एबीसी, जो एबीसी से पास हो रहा हो, एंड पैरेलल टू द प्लेन, और इस प्लेन के पैरेलल हो। ये देखिए कौन सा फॉर्मेट है, r डॉट n इज इक्वल टू डी। तो कोई प्लेन इसके पैरेलल लिखोगे तो सपोज करिए इसको d1 लिख देते हैं, तो पैरेलल प्लेन, इसके पैरेलल कोई प्लेन लिखोगे तो क्या लिखोगे, r डॉट n। भाई n तो बदलेगा नहीं, पैरेलल तो तभी जो कि नॉर्मल बराबर हो, नॉर्मल एक ही डायरेक्शन में, इसको लिख दोगे d2। यही तो हो गया। आप समझ रहे होंगे कोई प्लेन अगर ऐसे है तो इसके पैरेलल प्लेन अगर दूसरा बनेगा तो दोनों का नॉर्मल तो भाई एक ही डायरेक्शन में होगा, d1 d2 फर्क हो जाएंगे। ये हो गया पैरेलल प्लेन। अब इसमें कहानी क्या करते हैं हम लोग, देखिए अब n तो पता ही था ऊपर से, तो इसको लिख दीजिए n डॉट i प्लस जे प्लस के कैप इज इक्वल टू d2। अब इस वाले वेक्टर को ABC से पास करा दो। तो R को लिखने का तरीका कहां से पास हो रहा है, AI कैप, BJ कैप और CK कैप, इस वेक्टर से ये पास हो रहा है। वैल्यू रख देते हैं, तो यहां पर AI कैप प्लस BJ कैप प्लस CK कैप डॉट I प्लस J प्लस K इज इक्वल टू d2। इसमें सेटिस्फाई करा दिया ना यार पोजीशन वेक्टर। आप जानते हैं डॉट प्रोडक्ट लेते तो a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2, तो a इंटू 1, b इंटू 1 और c इंटू 1, ये वैल्यू किसके बराबर हो गई, d2 की। इसमें वैल्यू कर दो d2 की पुट और इक्वेशन आपके हाथ में आ गई। देखो तो ये क्या इक्वेशन रही, r डॉट i प्लस j प्लस k, और d2 की जगह आपने वैल्यू निकाली है a प्लस बी प्लस सी, और ये देखो आंसर आ गया। कितना आसान है, कितने आसानी से इन सवालों को कर सकते हैं। ये आपका आंसर आ गया। अगर आप इसको चाहें कार्टेशियन फॉर्म में लिखना, ये तो मैंने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया है, अगर कार्टेशियन फॉर्म में लिखना चाहें तो कार्टेशियन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि शायद आपके बुक में आंसर कार्टेशियन फॉर्म में है। तो देखिए यहां पर अगर लिखना हो तो r को लिख दीजिए इन जनरल xi कैप। मैं इसलिए एनसीईआरटी के आंसर्स को मिला देना चाहता हूं कि कई बच्चे वो मिलने पे कॉन्फिडेंस फील करते हैं, अदरवाइज वो एक बार प्रैक्टिस आपकी हो जाए तो क्या कहना। ये देखिए वैल्यू रख दीजिए इस तरीके से, a प्लस बी प्लस सी, डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो x का 1 लेंगे तो ये बनेगा x, y प्लस z बराबर a प्लस बी प्लस, ये कार्टेशियन फॉर्म आ गया। कोई भी एक बार आप सीरियल वाइज अगर देख रहे हैं कार्टेशियन फॉर्म तो कुछ भी आ जाए आप छोड़ने वालों में से थोड़ी हैं। जब फंडा क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बचा क्या है, ये वेक्टर फॉर्म और ये आपको ये क्या बोलेंगे आपका कार्टेशियन फॉर्म, बात खत्म हो जाती है, क्वेश्चन हो जाता है। बड़ा आसान क्वेश्चन। अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या चाहता है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स। अच्छा भाई ये लाइन लिखी हुई है दो, और किस फॉर्मेट में लिखी है, r इज इक्वल टू a1 प्लस लेमडा b1 और फिर r इज इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2। तो जब भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी हो पहले देख लेते हैं कि पैरेलल लाइन है कि नहीं, क्योंकि पैरेलल लाइन होंगी तो फॉर्मूला पैरेलल लाइन में लगेगा, और स्क्यू लाइन्स हैं तो स्क्यू लाइन वाला जैसे पढ़ा है हम लोगों ने। तो ये b1 b2 हमने देखा तो रेशियो प्रोपोर्शनेट नहीं है। ये देखिए इसका डायरेक्शन रेशियोज क्या है, 1/3 विच इज नॉट इक्वल टू -2/-2 एंड नॉट इक्वल टू 2/-2। इसका मतलब है लाइंस आर नॉट पैरेलल। बात समझ गए, यानी कैसी लाइंस हैं, स्क्यू लाइंस हैं। ये बात पकड़ में आ गई। स्क्यू लाइंस की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा,
तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला उम्मीद है याद होगा आपको, B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 अपॉन B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है किसके लिए, स्क्यू लाइंस के लिए, पैरेलल लाइंस के लिए। अलग B आ जाता है इसकी जगह और यह क्रॉस हो जाता है। कह रहे नहीं वे, वो तो अलग का सवाल था, बात पकड़ में आई। अब जो B1 B2 A1 A2 दे रखा है, पुट कर देते हैं वैल्यू। ये देखिए वैल्यू क्या है इतनी, दिस इज A1, दिस इज A2, ये A2 है, ये A1 है, और ये वैल्यू कितनी है यहां पर B1, और ये नीचे वाली कितनी है, दिस इज B2। उम्मीद है बात को समझ पाए होंगे। ठीक है, अब वैल्यू रखनी शुरू तो B1 क्रॉस B2 तो निकालनी पड़ेगी भाई पहले। तो ये रहा, मैं B1 क्रॉस B2 यहां लिखता हूं, A2 माइनस A1 यहां लिख दूंगा। तो B1 क्रॉस B2, तो IJ के B1 क्रॉस, ये B1 ऊपर वाला है तो 1 -2 और रहा 2, 3 -2 -2, ये डिटर्मिनेंट यानी B1 क्रॉस B2 बन गया। और यहां बात करते हैं A2 माइनस A1 की वैल्यू। अब A2 ये है और A1 ऊपर वाला, तो -4 में -6 को घटाओगे तो आ जाएगा -10 I कैप। फिर J तो था ही नहीं, 0 में से -2 करोगे तो -2 J कैप, फिर -K में से माइनस करोगे तो -3 K कैप। ये देखिए A2 माइनस A1, ये वैल्यू आ गई। अभी इसको आगे सॉल्व करेंगे तो निकलेगा। खैर एनीवे आगे चलते हैं हम लोग, यहां तक लेके आते हैं और इसको सॉल्व करते हैं बेटा। यहां पर I कैप, रो और कॉलम गया, तो -2 इंटू -2 तो +4, ये -2 इंटू -2 तो ये आ जाएगा -4, अब जोड़ हो जाएगा +4, फिर -J कैप, रो और कॉलम, -2 इंटू 1 -2, फिर आया -6, प्लस K कैप, रो और कॉलम, -2 इंटू 1 -2, ये -6 और +6 हो जाएगा। तो वैल्यू क्या बनी, 8 I कैप, ये +8 J कैप, और यहां वैल्यू हो गई +4 K कैप। ये हमारा आ गया B1 क्रॉस B2। अब B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं साहब। तो बेटा इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो देखिए मैग्नीट्यूड कितने आराम से गया, 8 का स्क्वायर 64, फिर 8 का स्क्वायर 64 और 4 का स्क्वायर 16। तो ये वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 64 64 128 और 16 और लगा दो तो आ गया 144। समझ पाए होंगे आप। और ये वैल्यू होती है 12 के बराबर। अब ये सारी वैल्यूज निकल चुकी हैं, वैल्यू रख देते हैं इसके अंदर। तो यही कर दें क्या, देखें हो पाए तो अच्छी बात है, सब दिख रहा है। तो वैल्यू इसके अंदर पुट कर रहा हूं, डिस्टेंस को D लिख देता हूं, और B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1। तो ये B1 क्रॉस B2 है, ये A2 माइनस A1, इनका डॉट ले लो। तो A1 A2 8 इंटू -10 -80, फिर 8 इंटू -2 -16, फिर 4 इंटू -3 12 अपॉन B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड विच इज इक्वल टू 12। इसका हमें चाहिए एब्सोल्यूट वैल्यू। आप देखते हैं ऊपर वैल्यू कितनी आती है, D इज इक्वल टू, सब तो जुड़ जाएगा, 18 80 90 96 108 अपॉन 12। तो ये देखिए 9 से कैंसिल हो रहा है, तो ये वैल्यू हो गई 9। तो डिस्टेंस कितना आ गया साहब, 9 यूनिट्स। यही आपका आंसर है। ये देखिए ये आपका आंसर आ गया 9 यूनिट्स। इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है। फॉर्मूले याद होने चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। देखिए कितने आराम से सवाल निकलता है। अगले सवाल को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को। ये रहा 10, मैं रेड कलर ले लेता हूं और यहां देखते हैं सवाल, बहुत आसान सवाल ये भी। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू 516 एंड 341, लाइन है एक जो क्रॉस करती है YZ प्लेन से। ठीक है साहब, आपको थोड़ा सा डायग्राम दिखा दूं। एग्जाम्पल में डिट्टो सवाल था, मतलब इस टाइप का, OX
ओ वाई और ओ जेड। प्लेन कौन सा? वाई जेड, ये वाला प्लेन है। तो इस प्लेन को आपको फील कराने के लिए मैं ऐसे बना देता हूं जिससे वाई जेड प्लेन फील हो जाए। डैश डैश कलाकारी करना चाहिए तो कर दीजिए। एक लाइन है, एक रफ स्केच बनाता हूं। कोई लाइन है साहब जो कुछ इस तरीके से जा रही होगी यहां तक, और इसके बाद ऐसे निकल गई। समझ पा रहे होंगे लाइन, दसी हुई लाइन। और इस पॉइंट P को आपको बताने का ही, लाइन L है, इस पे 2 पॉइंट भी हैं जिनका उन्होंने जिक्र किया है 5, 1, 6 और दूसरा पॉइंट है 3, 4, 1। तो कम से कम रफ स्केच से आपके पल्ले तो पड़ जाएगा ये कहानी क्या है। अब वाई जेड प्लेन पे ना एक्स कोऑर्डिनेट होता है 0, तो एक्स कोऑर्डिनेट ये जो P है, वेक्टर फॉर्म में बात करूं तो P का जो पोजीशन वेक्टर होगा OP, वो किस फॉर्मेट का होगा? x होगा ही नहीं उसके अंदर क्योंकि yz में है। तो 0 इंटू आई, y इंटू जेड और z इंटू के कैप, मतलब OP वेक्टर हमारा होगा y z के कैप z के कैप। बात पकड़ में आई होगी भाई, yz प्लेन में x का क्या काम। ठीक, आगे बात करते हैं। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन, ठीक है, 2 पॉइंट से लाइन पास हो रही है, तो लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है। r इज इक्वल टू a प्लस लेमडा b माइनस a। ये लाइन होती है पासिंग थ्रू a एंड b, वो दिया हुआ है, लिख डालिए भाई फटाफट। तो r इज इक्वल टू 5i कैप प्लस j कैप प्लस 6 के कैप। ये वैल्यू कहां से आ रही है? इस पॉइंट से आ रही है। 5, 1, 6 के कोफिशिएंट्स हैं। प्लस लेमडा, एक ब्रैकेट b के लिए लगाया, b है 3i 4j माइनस के माइनस a वेक्टर i प्लस j प्लस 6k। ये कहानी हो गई, देखिए कितने आराम से। तो r कितना बना? 5i कैप j कैप 6k कैप, और ये वैल्यू हो गई साहब लेमडा, और 3i में से -5i घटाओगे तो -2i बचेगा, 4 में से 1 घटाओगे तो 3j बचेगा, और -1 में -6 करोगे तो -7k बचेगा। तो ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई। ये जो लाइन L थी हमारी, ये लाइन जब इस प्लेन्स को इंटरसेक्ट करेगी या पास करेगी तो इस पॉइंट के जो OP पोजीशन वेक्टर है ये इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि लाइन के ऊपर है P पॉइंट, तो इसको सेटिस्फाई करा दो, वहां करा देते हैं। तो इस R की जगह मैं मेंशन कर देता हूं वो yj, समझ गए ना, P विल सेटिस्फाई दिस स्ट्रेट लाइन, yj प्लस zk इज इक्वल टू दिस वन। आगे थोड़ी सी वर्किंग करते हैं, अभी मैं लिख दे रहा हूं, और -2 लेमडा आई प्लस 3 लेमडा जे माइनस 7 लेमडा के कैप, ये साहब 3 है। इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं हम लोग, और यहां पर रीअरेंज कर लेते हैं कोफिशिएंट्स को। आई कैप लिखा, यहां आ गया 5, और ये आ गया -2 लेमडा, प्लस लिखा j, यहां का 1 और यहां का 3 लेमडा, फिर साहब k कैप 6 माइनस 7 लेमडा। ये अब कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स लिख दो ऑफ i j k, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ i कैप j कैप एंड k कैप। जब आप कंपेयर करोगे बेटा तो x वाली वैल्यू 0 है, यानी 5 माइनस 2 लेमडा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और y किसके बराबर है? y है 1 प्लस 3 लेमडा के, और z किसके बराबर है? 6 माइनस 7 लेमडा के। बात पकड़ में आ रही होगी। यहां से वैल्यू आपने निकाली तो लेमडा की वैल्यू कितनी निकली? थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं। लेमडा की वैल्यू निकली साहब 5/2। यहां इस लेमडा की वैल्यू 5/2 पुट कर दो, तो 1 प्लस 3 इंटू 5/2 तो आ जाएगा 17/2,
और इसमें वैल्यू पुट कर दो तो 6 माइनस 7 इंटू 5/2, तो ये हो जाएगा 12 और वो आ जाएगा 35। तो बच्चों यहाँ पे देखिए जो वैल्यूज है ये थोड़ा सा कैलकुलेशन गड़बड़ हुई है ऊपर, इसको ठीक कर लेते हैं, छोटी सी बात है। यहाँ पर देखिए ये 341 था, तो 341 में ये +1 होना चाहिए, जो गलती से माइनस लिख दिया है। अब यहां पर जब आप 1 में से 6 घटाओगे तो -5 आ जाएगा, तो इसको मुझे कर देना चाहिए कितना, 5। दैट्स ऑल, बस। अब चले आओ, यहां पर वैल्यू क्या कितनी बचेगी, 5 लैम्डा। तो ये रही बेटा 5 लैम्डा। अब आगे चलते हैं और यहां से आप बात समझ गए कि यहां पर वैल्यू होनी चाहिए थी कितनी, 5 लैम्डा, 5 लैम्डा। अब देखिए यहां पर हो गया 12 माइनस 25/2 यानी -13/2, और ये पॉइंट्स आ गए आपको x y z, ये x ही था यहां पर, तो x तो 0 ही था, तो x y z हमारी ये पॉइंट हैं। क्या पॉइंट हैं, x है 0, y है 17/2 और z है -13/2, एंड दिस इज योर आंसर। बड़े आराम से देखिए कर सकते हैं, कोई भी परेशानी की बात नहीं है। उम्मीद है हर स्टेप आपको बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से समझ में आ रहा होगा।